बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का जो फर्स्ट यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे जो हमने क्विज कंडक्ट किया था उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ए परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल, यानी जो परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक है वो कौन सा मटेरियल होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक में हमें पता है कि इंसुलेटर मटेरियल होता है, तो जो परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक होगा इसका मतलब है परफेक्ट इंसुलेटर होगा। तो उसकी फिर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो फिर जीरो होगी। तो जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। ये आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि आपके पास एक हालोस्फीयर था और उसके ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो उसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो कंडक्टर के इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगी, क्योंकि नेट चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो लिहाजा इनसाइड द कंडक्टर जो नेट चार्ज है वो जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो भी जीरो होगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप मूव करते हैं तो जो वर्क डन होता है वो आपका जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होता है अ, बल्कि पोटेंशियल का फार्मूला तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल सेम होता है, तो जब सेम चीज का जब आप चेंज फाइंड करते हैं तो वो आपके पास जीरो हो जाता है। तो लिहाजा इक्विपोटेंशियल सरफेस का चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो इस वजह से जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस किस किस्म की सरफेस होती है। तो ये इंफॉर्मेशन लेवल का क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ये। क्वेश्चन नंबर 5, एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू वी वोल्ट ईच। यानी आपके पास एन छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और हर एक के ऊपर जो चार्ज है जो पोटेंशियल है वो वी वोल्ट है। इफ दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप, यानी उन सारे एन ड्रॉप्स को आप अगर मिला के एक बड़ा लार्ज ड्रॉप बना देते हैं तो बताएं उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप देखें कि आपके पास एन ड्रॉप्स हैं और हर एक के ऊपर जो पोटेंशियल है वो वी है, यानी ये एन ड्रॉप्स हैं। तो इनको मिलाने से आप यूं समझ लें कि एक ये बड़ा ड्रॉप बन गया। तो इसका हमने पोटेंशियल देखना है कि इसका पोटेंशियल जो है वी प्राइम हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब बात समझने वाली चीज है कि हमें हर छोटे पोटेंशियल का जो ड्रॉप उसका पोटेंशियल हमें पता है, वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये जो छोटा ड्रॉप है उसका पोटेंशियल है के क्यू ओवर आर। तो अब हमने ये एक्चुअली आर फाइंड करना है कि अगर छोटे जो ड्रॉप्स हैं, ये छोटे ड्रॉप्स हैं, ये छोटा ड्रॉप है ये, तो सबका जो रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर है, सबका रेडियस आर है। तो जो बड़ा ड्रॉप बनेगा इसका रेडियस ज़ाहिर है बड़ा आर होगा। तो ये हम बड़ा आर देखना चाहते हैं, क्योंकि वी प्राइम का फार्मूला होगा कि बड़ा क्यू ओवर कैपिटल आर। ये बड़ा क्यू जो है ये कैसे आया है, जो छोटे चार्जेस आपने कंबाइन किए हैं हर एक के ऊपर जो चार्ज है वो ज़ाहिर है छोटा क्यू है। ये छोटा क्यू इस पे भी, छोटा क्यू चार्ज इस पे भी, स्मॉल क्यू ये। तो कंबाइन करने से आपके पास जो एक बड़ा ड्रॉप बन जाएगा, ये बड़ा ड्रॉप बन गया, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल क्यू होगा। और इसका जो रेडियस होगा ये कैपिटल आर होगा। तो बेसिकली हम ये चीज देखना चाहते हैं कि क्यू, कैपिटल क्यू किसके इक्वल होगा और कैपिटल आर किसके इक्वल होगा, और इस तरीके से हमारे पास जो पोटेंशियल है वो उस बड़े ड्रॉप का आ जाएगा। तो अब हम ये कैपिटल आर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो कैपिटल आर फाइंड करने के लिए आप यूं करेंगे, क्योंकि आपने एन छोटे ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाया, तो लिहाजा आप यूं लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है, यानी जो छोटे ड्रॉप थे एन ड्रॉप, उनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल आ जाएगा बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं
एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम होता है, हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि छोटे ड्रॉप का जो रेडियस है वो छोटा आर हमने लिया हुआ है। तो जब n ड्रॉप्स होंगे तो आपने साथ क्या कर देना, n को मल्टीप्लाई कर देना, और बड़े ड्रॉप का जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 4/3 पाई, साथ कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा। तो 4/3 पाई और पाई कट जाएंगे, और इस तरीके से आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n⁻⁴ और आर आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूब और ये क्यूब कट जाएगा, और एन के ऊपर 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आर की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि आर की वैल्यू निकल आई है n⁻⁴ इंटू आर। अब क्यू रह गया कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू तो बहुत आसान है कि अगर एक छोटे ड्रॉप पे चार्ज है स्मॉल क्यू, तो दो पे आ जाएगा 2 क्यू, तीन के लिए 3 क्यू, तो एन ड्रॉप के लिए n क्यू। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था वी प्राइम वाला, तो वी प्राइम इक्वल आ जाएगा के, क्यू कैपिटल की जगह आ जाएगा n क्यू, ओवर आर की जगह आ जाएगा n⁻⁴ और साथ आर आ जाएगा। ऊपर भी n है, n⁻⁴ है, नीचे वन n⁻⁴ है। इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा k⁻⁴ और ऊपर n⁻⁴ हो जाएगा, और 1 - 1/3 को आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 - 1 यानी 2/3 बनेगा। और इस तरीके से आपके पास बन जाएगा n⁻⁴ k⁻⁴ और ये जो k, q और r है, ये क्या चीज़ आई है, ये वॉल्यूम, सॉरी, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप वी प्राइम जो है, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्राइव ड्रॉप वी प्राइम इज इक्वल टू n⁻⁴ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। जी, दिस इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर फॉलो द सेम ग्राफ। क्योंकि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ को फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल डिके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी चार्जिंग है तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और डिस्चार्जिंग है तो एक्सपोनेंशियल डीके। और रेडिएक्टिव डीके जो है वो भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ही फॉलो करता है, तो लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन, 8 डाइपोल ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ई आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब। एक क्यूब के अंदर 8 डाइपोल पड़े हैं, तो टोटल फ्लक्स आपने बताना है, तो ये टोटल फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि नेट जो चार्ज है वो जीरो है। 8 डाइपोल का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, आठ। आठ पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और 8 ही नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटकमिंग फ्लक्स होगा, लिहाजा नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो लिहाजा नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि जीरो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आठवां क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मिडल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मिडल जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के मिडल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, इसको आपने यहाँ से पिक करना था कि आपको पता है E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज इक्वल टू अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज अ वेक्टर फंक्शन। और याद रखें ये हमेशा कि आप ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का ले सकते हैं, वेक्टर का आप ग्रेडियंट नहीं ले सकते। और ये भी याद रखें कि जब आप किसी स्केलर का ग्रेडियंट ले लेते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। 10वां क्वेश्चन, इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट डिक्रीज। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जब ड्रॉ करते हैं, तो मैं ड्रॉ करता हूँ पॉजिटिव की, पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये, बल्कि नेगेटिव की भी ड्रॉ करते हैं साथ ही, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इंक्रीज, कि जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी इंक्रीज होगी। तो नेगेटिव केस में तो वाकई इंक्रीज हो रही है, लेकिन पॉजिटिव केस में आप देख सकते हैं आप दूर जा रहे हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, लिहाजा पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी डिक्रीज होगी।
तो ये इस केस में तो करेक्ट है, यानी आप पॉजिटिव चार्ज से जब दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी डिक्रीज होती है, लेकिन नेगेटिव के केस में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव केस में जब आप करीब आ रहे हैं फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फॉलो करके, आप उसके करीब आ रहे हैं चार्ज के, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बढ़ेगी, तो लिहाजा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका लाजमी इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पॉजिटिव केस में देखें तो डिक्रीज होगा, क्योंकि आप चार्ज से दूर जा रहे हैं, और नेगेटिव के केस में देखें तो भी ये रॉन्ग है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल कंसिडर होता है, तो लिहाजा जैसे जैसे आप चार्ज के करीब आएंगे तो लो पोटेंशियल की तरफ आ रहे होते हैं, लिहाजा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है दोनों केसेस में, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर आप फॉलो करेंगे, उसकी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, तो आप का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन। आखिरी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आना चाहिए था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करें चाहे आप नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करें, आपका पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा। इसमें आप दूर जा रहे हैं इसलिए डिक्रीज होगा, इसमें आप करीब तो आ रहे हैं लेकिन आप नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल होता है, लिहाजा इस केस में भी आपका पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा। 11वां, तीन किस्म के आपके पास चार्जेस हैं, और तीनों को आपने अलग अलग डिफरेंट सरफेसेस में इनक्लोज किया हुआ है, एक को आपने क्यूब में रखा है, एक को सिलेंडर में, और एक को आपने स्फीयर में, तो बताना है किसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो तीनों का फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि जो गाउस लॉ है वो कहता है कि फ्लक्स जो है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, चाहे क्यूब है सिलेंडर है स्फेरिकल है, क्यूब किसी किस्म की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स सेम रहेगा, लिहाजा ऑल इज द बेस्ट ऑप्शन। 12 क्वेश्चन, A cube of side B has a charge Q at its each of its vertex, यानी ये क्यूब है और उसके 8 वर्टेक्स हमें पता है, तो उसके 8 वर्टेक्स के ऊपर आपने रखा हुआ है चार्जेस रखे हुए हैं ये यहाँ पे। तो इस क्यूब के सेंटर में आपने देखना है कि इस क्यूब के सेंटर के ऊपर दो चीजें हमने देखनी है, पहले पोटेंशियल और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो पहली वैल्यू है ये पोटेंशियल की है और दूसरी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये याद रखा करें, जिस तरतीब से क्वेश्चन पूछा होता है उसी की तरतीब से आपने नीचे ऑप्शन भी देखने होते हैं। तो चूंकि पोटेंशियल की पहली बात है, तो लिहाजा ये वाले जो पहले ऑप्शन है ये सारे पोटेंशियल के लिए हैं, और सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लिहाजा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। तो एक बात तो कंफर्म है, क्योंकि 8 चार्जेस पड़े हैं वर्टेक्सेस पे, तो लिहाजा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो लाजमी जीरो होगी। इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑप्शन बच रहे हैं जो आपके नल एंड वाइड हो जाएंगे, वो ये वाले ऑप्शन आपके नल एंड वाइड हो जाएंगे, ये वाला भी ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होना चाहिए। और दूसरा जो है वो ये वाला ऑप्शन भी आपका नल एंड वाइड हो जाएगा, इसमें ये है कि इसमें पोटेंशियल भी जीरो है, जबकि पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं हो सकता, चार्जेस जब कॉर्नर पे पड़े हुए हैं तो सेंटर पे कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, तो लिहाजा ये दो ऑप्शन आपके निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना होने की वजह से, और दूसरे से भी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो शो करवाया गया है, जबकि पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब आपने इन दोनों में से कोई डिसाइड करना है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये हमने आर देखना है कि आर क्या बनता है, ये अगर सेंटर पे आपने रखा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बनता है, तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर सारी साइड्स बी हों, ये सारी साइड्स बी हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर मेंशन है कि साइड जो है वो बी है, तो फिर आप ये सेंटर वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बी आपके जो सॉरी आर है, आर ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इक्वल आ जाएगा √3/2 इंटू बी। तो चूंकि 8 चार्जेस हैं तो पोटेंशियल आ जाएगा 8 के क्यू ओवर आर की जगह आ जाएगा √3/2 बी, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के क्यू ओवर √3 बी। तो पहला ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है, पोटेंशियल की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी। तो ये आपने क्वेश्चन वैसे भी याद रखना है कि अगर कोई क्यूब आपको मेंशन है और क्यूब के 8 कॉर्नर पे कुछ चार्जेस पड़े हैं इक्वल चार्जेस, ये बात मस्ट है, इक्वल चार्जेस होंगे तो फिर सेंटर ऑफ द क्यूब पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। अगर अनइक्वल चार्जेस पड़े हैं तो फिर वहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। 13, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफरेंस हमने फाइंड करना है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के दोनों साइड पे, यानी ये इनफाइनाइट शीट है और पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जितने फासले पे यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, जो कि आपको पता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, उतने ही फासले पे इधर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है पी प्राइम, वो आती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वेक्टर डिफरेंस लेना है, यानी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है आपके पास, E1 कह दें, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको E2 कह दें। इन दोनों का आपने वेक्टर डिफरेंस लेना है। तो वेक्टर डिफरेंस, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन इधर है लेफ्ट साइड पे, और इसकी डायरेक्शन है राइट साइड पे। तो लिहाजा एक इनमें से आपको नेगेटिव जरूर लेनी होगी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। या तो आप इसको नेगेटिव ले लें, या फिर आप दूसरे वाली को नेगेटिव ले लें। अब इन दोनों का जब आप वेक्टर डिफरेंस लेंगे, यानी E1 का डिफरेंस लेंगे E2 के साथ, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टू का फैक्टर कट जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। माइनस यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि माइनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है। 14 क्वेश्चन, इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की सरफेस पे आपने चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो फ्लैट सरफेस में से आपने बताना है फ्लक्स, तो वो जीरो होगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस में फ्लक्स इसलिए जीरो होगा, ये फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, उनका एरिया के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री बन रहा होता है। और फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा, और कॉस 90 जो होता है वो हमें पता है जीरो होता है, लिहाजा फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। A body has a charge of -2 microcoulomb. If it has 2.5 10 to the power 13 a proton, then how many electrons the body has? बहुत समझने वाली इसमें, एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो है -2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो टू माइनस का मतलब, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि माइनस का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तभी उसके ऊपर माइनस में चार्ज है। ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने ये दी है कि उस बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो है 2.5 टेन पावर 13। हमने बताना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व वैसे करना है कि टोटल चार्ज जो बॉडी के ऊपर है वो हमें पता है किस वजह से होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, उस हिसाब से चार्ज डिसाइड होता है। यानी किसी बॉडी के अंदर अगर सपोज 5 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। इसी तरह अगर किसी बॉडी के अंदर 10 प्रोटॉन है लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर -3 इलेक्ट्रॉन हो चार्ज होगा। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है इक्वल होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन में ये बात सुनने वाली है। उसने टोटल चार्ज बता दिया कि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, प्रोटॉन की तादाद बता दी है, हमने इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करनी है। तो तरीका कार इसका ये है कि आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने टोटल चार्ज हमें पता है -2 माइक्रोकूलम है, और माइक्रो को मैं लिखने लगा हूँ 10⁻⁻⁶ कूलम इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमने मालूम करने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमें पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, प्लस वाई
ये वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पे, और ये हमें पता है 2.5 10^13 है। और आगे पी का मतलब है 4 प्रोटॉन, वो भी हमें पता है 1.6 10^-19 होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन लें, x प्लस 2.5 10^-13 अंदर आ जाएगा, और कॉमन जो आपने टर्म लेनी है वो ले लेनी है 1.6 10^-19। ये वाली टर्म आपने कॉमन ले लेनी है क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। अब इस टर्म को आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, यानी -2 10^-6 डिवाइडेड बाई ये जो 1.6 है, क्योंकि ये 5 से ऊपर चला गया तो लिहाजा इसको मैं 2 लिखने लगा हूँ। 2 10^-19 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2.5 10^-13। सॉरी, ये +13 है क्योंकि यहाँ पे गिवन है +13। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, 10^-19 ऊपर जाके 10^+13 हो जाएगा, क्योंकि -6 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 2.5 10^13। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का 2.5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10^13 -2.5 10^13। तो 10^13 आप माइनस सॉरी कॉमन ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 -2.5 10^13। 1 - 2.5 जब आप माइनस करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 1.5 10^13। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक माइनस का साइन था, वो यहाँ पे नहीं लगाया, ये माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन। तो इस तरीके से 2.5 और 1 जो है मिलके आपस में 3.5 हो जाएगा। 3.5 10^13, और ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 9 10^13 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम अ बॉडी। एक बॉडी से आपने 9 10^13 इलेक्ट्रॉन निकाल ली है, और उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, 2.50 माइक्रोकूलम। सॉरी, जो पहले चार्ज था वो दिया हुआ है कि 2.50 माइक्रोकूलम उसमें पहले चार्ज था, उसमें से आपने 9 10^13 इलेक्ट्रॉन मजीद निकाली है, बताएं चार्ज क्या होगा। अब बात समझने पहले तो 2.50 माइक्रोकूलम का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसके अंदर पहले ही डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले ही निकले हुए, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। आप उसमें से मजीद इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका मतलब है चार्ज बढ़ेगा। यानी एक बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो चार्ज आपका आंसर आएगा वो 2.50 से ज्यादा होना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी देखा जाता है, ऑप्शन आपने देखने होते हैं। तो बाद औकात दो ऑप्शन तो लाजमी इस तरीके से निकल जाते हैं कि आपका चार्ज जो है वो 2.50 पहले है, मजीद इलेक्ट्रॉन निकालने से ये चार्ज और बढ़ेगा। तो दो ऑप्शन बढ़ आपके अमूमन निकल जाते हैं, जिस तरह हमारे पास एक ऑप्शन तो निकल गया। अब इन तीनों में से देखना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है, तो ये आप देख लें आसानी से, क्योंकि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाले हुए हैं। अब हमने देखना है कि 2.50 तो पहले ही चार्ज है, ये हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो देखना ये है कि इन इलेक्ट्रॉन के निकालने की वजह से कितना चार्ज और बढ़ेगा। तो 9 10^13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट करें, एन की जगह 9 10^13, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10^-19। तो 1.6 को आप 2 कंसिडर करें, अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज करने, तो 2 9 18 हो जाएगा। और 10 ये प्लस का 13 है, माइनस का 6 19 है, तो इस तरीके से आपके पास माइनस का 6 आ जाएगा।
ये टू आप कंसिडर करेंगे, 1.6 को आप टू कंसिडर करेंगे तो 2 9 18, और 10 पावर 13 और 10 पावर -19 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 पावर आपके पास आ जाएगा -6 कूलम, और -6 को आप माइक्रो लिख सकते हैं, तो यानी 18 माइक्रो कूलम। ये आया है वो चार्ज जो आपने इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, जबकि 2.50 तो उसके ऊपर पहले था, और ये बात हम शुरू में डिसाइड कर चुके थे कि ये चार्ज बढ़ेगा। तो 2.50 पहले था, इसके अंदर मजीद ये वाला चार्ज ऐड करें 18, तो ये बन जाएगा तकरीबन 20.50। तो एक्चुअली आपका जो आंसर है वो 20 नहीं होगा। क्यों भला? क्योंकि हमने ये वाला 1.6 की बजाय क्या ले लिया था, 2 ले लिया था हमने अपना आंसर, इसलिए हमारा बड़ा आ रहा है। तो 20 नहीं आएगा, बल्कि ये हमारा आंसर आएगा 16.9। ये इसके करीब करीब आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करने का ये भी आपने माइंड में रखना होता है कि आपका आंसर, अगर आपने कोई वैल्यू छोटी की बजाय बड़ी पुट किया तो इसका मतलब आपका आंसर ज्यादा आएगा, और अगर आपने बड़ी की बजाय वैल्यू छोटी पुट कर दिया तो इसका मतलब है आपका आंसर लेस आएगा एक्चुअल आंसर से। कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का क्वेश्चन है। दो स्फीयर है, एक ऊपर +2 क्यू चार्ज है, एक ऊपर -2 माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही है वो एफ है। अब क्या किया है, उन दोनों स्फीयर के दरमियान आपने एक कंडक्टिंग वायर लगा के उनको कंबाइन कर दिया है। अब उन दोनों के दरमियान फासला आपने वही रखना है, सेपरेशन वही रखनी है, लेकिन आप चार्ज कैलकुलेट करना है। तो ये बात आपको पहले ही पता है कि जब दोनों चार्जेस को करीब लाया जाता है, टच करवाया जाता है, तो उनके ऊपर एक एवरेज चार्ज आ जाता है। तो पहले हम फोर्स जरा मालूम करते हैं कि पहले फोर्स कितनी है। तो फोर्स का फार्मूला होता है कि Q1 Q2/R का स्क्वायर। आर को हम आर ही रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया होगा, तो ये बनेगा 2 × 1 2। तो 2 k Q²/R², ये वाली वो फोर्स है जो पहले थी। अब जब आप दोनों चार्जेस को टच करेंगे, यानी ये वाला चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है, तो ये आपको बताएगा कि दोनों के ऊपर एवरेज चार्ज आ जाता है। जब टच करते हैं तो हर एक चार्ज के ऊपर एवरेज चार्ज आएगा, दोनों स्फीयर के ऊपर एवरेज चार्ज आएगा। तो एवरेज चार्ज मालूम करते हैं। तो 2Q-Q ये एवरेज लेंगे। इस तरीके से जो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा वो Q/2 आएगा। तो अब जो नई फोर्स होगी एफ प्राइम वो आएगी के Q1। Q1 की जगह भी आपने Q2 लगाना है, Q/2, और Q2 की जगह भी आपने Q/2 लगाना है, क्योंकि एवरेज चार्ज दोनों के ऊपर आ चुके हैं। सेपरेशन अभी भी वही है। तो इस तरीके से एफ प्राइम जो आपके आएगा वो आएगा Q², और 2 और 2 मल्टीप्लाई के 4 बनेगा, और 4 नीचे आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये जो नई फोर्स आई है इसका पहली फोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो पहली फोर्स में ऊपर फैक्टर आ रहा है 2, तो हम भी किसी तरीके से ऊपर फैक्टर 2 लेके आते हैं। ये 2 ऊपर फैक्टर हम ले आए, Q², तो 2 को नीचे भी फिर ले जाए। तो इस तरीके से ये बनेगा F'=F/8, क्योंकि ये जो आपके पास सारी वैल्यू है ये आपके पास F बन रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नई फोर्स F प्राइम वो F/8 हो जाएगी, 8 गुना कम हो जाएगी। 19 रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट जो है, इसमें अक्सर कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं कि परमिटिविटी या फ्री स्पेस का यूनिट वो कहते हैं कि कुछ है, तो लिहाजा रिलेटिव परमिटिविटी का भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो ऐसी नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। अमूमन इस ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं कि परमिटिविटी या फ्री स्पेस वाला यूनिट होगा। परमिटिविटी या फ्री स्पेस एब्सोल्यूट वैल्यू है, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली रेशियो है दो सेम क्वांटिटीज की, लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं है, लिहाजा नन ऑफ द अबव ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन 20, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q एंड -Q। ये Q और -Q आपको पता है डाईपोल बनता है। ये Q है और इधर आपका -Q पड़ा है, दोनों के दरमियान कोई सेपरेशन है, तो ये एक डाईपोल बना है। और डाईपोल का जो राइट बाइसेक्टर होता है, यानी दरमियान से जो सीधी लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसके किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं जो पोटेंशियल जो है वो आपको जीरो मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द राइट बाइसेक्टर बिटवीन 2Q।
यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात नहीं पूछनी चाहिए थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ डिस्टेंस आर बिटवीन टू चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू वो जीरो होना चाहिए।